हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 का फिजिक्स जितना भी टॉपिक है वो सारा टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से हम लोगों को पढ़ना है गति के बारे में, दूरी एवं समय के बारे में, फिर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विद्युत धारा तथा इनके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का सारा चैप्टर को कवर किए थे। फिजिक्स का जितना भी चैप्टर था एनसीईआरटी बुक में वो सारा को कवर कर चुके थे, जिसमें से हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, गति एवं दूरियों का मापन इसके बारे में पढ़े थे, विद्युत धारा तथा परिपथ, लास्ट में चुंबक के बारे में पढ़े थे। यदि क्लास 6 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो क्लास 6 का वीडियो सबसे पहले जाके देखें, उसमें से पूरा डीप से हम लोग चर्चा किए थे क्लास 6 के बारे में। पूरा बेसिक हम लोग क्लास 6 में हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का गति, दूरी एवं समय के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा और लास्ट में विद्युत धारा एवं उनके प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? फिजिक्स का गति, दूरी एवं समय के बारे में पढ़ना है फिजिक्स से, जिसमें से पहला क्वेश्चन है चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल की परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वो क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाल। और चाल कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। कैसी राशि होता है? ये अदिश राशि होता है चाल। और चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है चाल का मात्रक? मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाल का मूल मात्रक क्या है, तो चाल का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? दूरी बराबर चाल बटा समय, ये नहीं, ये गलत होता है। दूरी बराबर समय बटा चाल, ये भी गलत है। दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सही है। दूरी बराबर 1 बटा चाल गुना समय, ये भी गलत होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, सरल लोलक की गति क्या होता है? सरल लोलक की गति, पेंडुलम की गति क्या होता है? ये किस टाइप का गति करता है? ये आवर्त गति करता है। कैसा गति करता है? ये आवर्त गति करता है। आवर्त गति का परिभाषा क्या होता है? कोई भी वस्तु किसी निश्चित अंतराल में बार बार दोहराता है। किसी निश्चित अंतराल में बार बार दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आवर्त गति कहा जाता है। यहाँ पे ये लोलक जो होता है, पेंडुलम ये होता है, ये बार बार गति करता है। ये क्या करता है? ये बार बार गति करता है। एक बार इधर जाता है तो फिर एक बार इधर जाता है। तो निश्चित एक समय अंतराल में बार बार वही गति को क्या करता है? ये दोहराता है। तो ये इस गति को क्या कहता है? आवर्त गति कहता है। रेखीय गति, रेखीय गति उसे कहते हैं जो एक सीध रेखा में चलता है। वृत्तीय गति यानी घूर्णी गति, घूर्णन टाइप का ये गति करता है। एक समान गति, सरल लोलक की गति क्या हो जाएगा? आवर्त गति क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आवर्त गति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? दूरी का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दो शहर के बीच की दूरी किस मात्रक से मापते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा? नहीं, कोई भी दो शहर के बीच की दूरी को किससे मापते हैं? किलोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? किलोमीटर से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, धूप घड़ी यंत्र से मापा जाता है। धूप घड़ी यंत्र से क्या मापा जाता है? चाल मापा जाता है? नहीं। दूरी मापा जाता है? नहीं। समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, समय मापा जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? ओडोमीटर से। वहीं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तत्कालिक चाल मापा जाता है। एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की गति। ओडोमीटर से किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, ये ओडोमीटर। आइए अब हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, इसमें से कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार में होता है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा दर्पण होता है या लेंस होता है जो बनाया गया प्रतिबिंब आभासी हो तथा वस्तु से बड़ा हो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये वाला क्या है? अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। यानी कोई भी छोटी चीज़ों को देखने में ये क्या करता है? छोटी वस्तुओं को, छोटी चीज़ों को, छोटी अक्षरों को देखने में क्या करता है? ये सहायता करता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, आपके तथा समतल दर्पण में बने आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अगर आप दर्पण की ओर 1 सेंटीमीटर आते हैं तो आपके और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कौन सा दर्पण के बारे में जिक्र कर रहा है? समतल दर्पण के बारे में। ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण है। यदि हम समतल दर्पण में 1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर दर्पण की ओर आएगा। 1 सेंटीमीटर हम गए, 1 सेंटीमीटर ये दर्पण की ओर से आया, तो कितना सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया? 2 सेंटीमीटर। और बीच की दूरी कितना है? 8 सेंटीमीटर। यदि हम 8 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 6 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी में जो दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है कि निम्नलिखित किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या तो फिर उत्तल दर्पण में। ये तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ये तीनों प्रकार के, समतल दर्पण में भी मिलता है आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी। ये तीनों प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के, यानी सभी प्रकार के दर्पणों में। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है? ये किस टाइप का दर्पण रखेंगे तो ये प्राप्त होगा? तो ये किस टाइप का दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण होना चाहिए। कैसा दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा? ये उत्तल दर्पण है और इसमें से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। यदि ये उत्तल दर्पण रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। किससे मापा जाता है? अभी हमने इसको देखा था, ओडोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, आवर्धन शीशे से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आवर्धन शीशे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किस दर्पण या किस लेंस का उपयोग किया जाता है ये आवर्धन शीशा में? तो इसमें से किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु के आकार के बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसमें? समतल दर्पण में। खासकर समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कैसा गमन करता है? वक्र रेखा में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन करता है? नहीं, सीधा रेखा में गमन करता है। कैसे? सीधी रेखा में प्रकाश गमन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? यदि आपतित किरण तथा ये कौन सा किरण है? ये परावर्तित किरण है ये। और ये कौन सा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। और ये क्या है? अभिलंब। यदि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच ये क्या बनेगा? ये आपतन कोण बनेगा। ये क्या बनेगा? आपतन कोण। तो इसको आई से हम डिनोट कर लेते हैं। और दूसरी ओर परावर्तित किरण, ये किरण क्या कर रहा है? ये जा रहा है। ये क्या कर रहा है? किरण समतल दर्पण से टकरा कर वापस जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से आपतित किरण के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? परावर्तन कोण। इस आर से हम डिनोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या कर रहा है? प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है। प्रकाश का दिशा क्या कर रहा है? ये एक आपतित किरण यहाँ से आ रहा है, फिर ये वापस टकरा के समतल दर्पण से ये वापस चला जा रहा है। तो क्या कर रहा है? ये बदलने की दिशा का काम कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की दिशा को बदलने का काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसी पर्दे से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्दे के पीछे नहीं होगा, ना आगे होगा, ना हमेशा सीधा भी होगा, किसी से नहीं होगा, पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखे थे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण, ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के आकार से बड़ा होता है और छोटा होता है। क्या होता है? वस्तु के आकार से बड़ा होता है और छोटा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया है कि उत्तल दर्पण में कैसा दर्पण होना चाहिए? उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? ये क्या है? उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस टाइप का बनेगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तल लेंस, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बना था? वस्तु के आकार से छोटा बना था। लेकिन उत्तल लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के आकार से छोटा भी बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा, यानी इसमें से सभी बनेगा। उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया है कि इनमें से क्या ऊष्मा रोधी है? ऊष्मा रोधी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या लोहा है ऊष्मा रोधी? नहीं। सोना नहीं। चांदी नहीं। प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। ऊष्मा रोधी क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक खाना पकाने का बर्तन कैसा होता है? ये काला होता है। क्यों? क्योंकि काले बर्तन अधिक गर्मी अवशोषित करता है। क्या करता है? अधिक गर्मी को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे की एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। लोहे की कोई एक गोली है, उसको 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसके बाद उसे पानी से एक भरे मग में
गिरा दिया जाता है और पानी का भी तापमान कितना रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऊष्मा का प्रभाव क्या रहेगा। ऑप्शन ए में दिया है कि लोहे की गोली से पानी की गोली की ओर ऊष्मा होगा, नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन बी में दिया है कि लोहे से पानी की गोली की ओर ऊष्मा होगा, ये भी गलत है। लोहे की गोली से पानी की गोली की ओर ऊष्मा नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है कि किसी भी दिशा में नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसी भी दिशा में ये नहीं रहेगा। राइट आंसर क्या, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है कि ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो ये किस विधि के द्वारा होता है, संवहन विधि के द्वारा होता है। किसी ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। चालनता यानी चालन विधि वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु का गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। गर्म सिरे से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। विकिरण विधि उसको कहते हैं जिसमें से बीज के माध्यम के बिना गर्म किया गया ऊष्मा का संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको क्या कहता है, विकिरण विधि। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो रहा है, तो ये क्या है, संवहन हो जाएगा। संवहन विधि द्वारा इसको स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, विकिरण विधि के द्वारा। विकिरण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें बीज के माध्यम के बिना, कोई भी बीज के माध्यम के बिना गर्म किए ऊष्मा का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसको कौन सा विधि कहते हैं, विकिरण विधि। और इसमें से कोई भी किसी का माध्यम की आवश्यकता नहीं होता, ये डायरेक्ट जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी भी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, विकिरण विधि में। कौन सा विधि में, विकिरण विधि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 8, ताप और ऊष्मा में क्या संबंध है। टेम्परेचर और हीट क्या है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। एक दूसरे से क्या है, कैसा है, ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि हमारे शरीर का तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो राइट आंसर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर विद्युत धारा और उनके प्रभाव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बल्ब के तंतु किस पदार्थ के बने होते हैं। किस पदार्थ का ये बना होता है, बल्ब का जो तंतु होता है, ये भीतर वाला भाग, ये किस पदार्थ का बना होता है। तो ये किससे बना होता है, टंगस्टन के बना होता है। टंगस्टन के बना होता है। क्या होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है कि किसी चालक तार में विद्युत प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, या तो फिर तार के पदार्थ की प्रक्रिया पर। इनमें से सभी, ये प्रक्रिया सभी पे ये निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तार की लंबाई पर भी ये निर्भर करता है, इसके मोटाई पर भी निर्भर करता है, इसकी तार की पदार्थ की प्रक्रिया पर भी ये निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 3, गीजर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसमें से किस प्रकार का ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, ऊष्मीय ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। किसका, ऊष्मीय ऊष्मा का। किसमें, गीजर में ऊष्मीय प्रभाव का इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, एमसीबी क्या होता है। ये वाला चीज क्या है, एमसीबी। ये किस प्रकार का ये कार्य करता है, ये क्या है, ये एक फ्यूज है, स्विच है, बल्ब है, या तो सॉकेट है। क्या ये फ्यूज होगा, स्विच होगा,
बल्ब या तो फिर एक सॉकेट है। ये एमसीबी क्या होता है, ये ऑन ऑफ करने का ये कार्य करता है। तो क्या है, ये एक स्विच है। क्या है, एक प्रकार का एक स्विच है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये चुंबकीय प्रभाव पर यह काम करता है। कैसा, ये चुंबकीय प्रभाव पे ये घंटी काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। कितना, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे ये काम करता है। कौन, विद्युत घंटी। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रभाव से प्रकाश उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, या तो फिर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये सभी हो जाएगा। उत्सर्जित, प्रकाश उत्सर्जित भी हो, ऊष्मा उत्सर्जित भी हो सकती है, या तो इनके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, किससे बना होता है। विद्युत फ्यूज का तार तांबे से नहीं बना होता है, न टीन से बना होता है, ये दोनों का मिश्रण से बना रहता है। तो तांबे और टीन के मिश्र धातु से ये बना रहता है। ये फ्यूज वाला तार है, ये किससे बना रहता है, तांबे और टीन से बना रहता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुम्बकीय होता है। विद्युत चुम्बकीय जो होता है ये कैसा होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई और अस्थाई ये दोनों होता है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुम्बकीय जो होता है ये कैसा होता है, ये अस्थाई होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 का देखेंगे, उसके बाद 9 का, 10th, 11th, उसके बाद 12, ऐसे करके 12 तक हम लोग जाएंगे। कोई भी एग्जाम का नींव कौन सा बुक रहता है, एनसीईआरटी का बुक रहता है। एनसीईआरटी बुक यदि अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद कोई भी एग्जाम का बेसिक जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो समझने में वो आसानी होता है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास 8 और लास्ट हम लोग देखेंगे क्लास 12 का। हर एक पार्ट को देखेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, जितना भी होता है वो सारा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे।